सन 2050, जहां हम देखते हैं कि पृथ्वी धीरे धीरे जमने लगा है, क्योंकि पृथ्वी का सूरज धीरे धीरे बुझने लगा है, यानी कि सूरज मरने लगा है, जो कि अगर मर जाता है तो उसके साथ साथ पृथ्वी पर भी जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए इस चीज को देखते हुए एस्ट्रोनॉट की एक टीम को सूरज को फिर से शुरू करने के लिए भेजा जाता है, जिनको इक्रिस 1 नाम की एक स्पेसशिप में बहुत बड़े न्यूक्लियर फ्यूजन बॉम्ब के साथ भेजा जाता है, जो कि सूरज को फिर से शुरू कर सकता था। लेकिन ये मिशन फेल हो जाता है, क्योंकि इक्रिस 1 और उसके एस्ट्रोनॉट अचानक ही गायब हो जाते हैं। यानी कि उनके साथ क्या होता है, इसके बारे में पृथ्वी के साइंटिस्टों को कुछ भी अंदाजा नहीं होता। वो एक मिस्ट्री बन जाता है। लेकिन अब जब ये टाइम मिस्ट्री को सॉल्व करने का नहीं था, तो ऐसे में पृथ्वी के साइंटिस्ट काम पर लगे रहते हैं, जो कि 7 साल बाद एक बार फिर से उतना ही बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन बम बनाकर एक नए एस्ट्रोनॉट की टीम को स्पेस में भेजते हैं, ताकि वो सूरज को फिर से शुरू कर सके, जो कि असल में पृथ्वी को बचाने का आखिरी उम्मीद भी होता है, क्योंकि इस न्यूक्लियर फ्यूजन बम को बनाने के लिए पृथ्वी पर जितना भी रिसोर्स बचा हुआ था, इसको बनाने में उन सभी का इस्तेमाल हो चुका है। यानी कि अब दूसरा न्यूक्लियर फ्यूजन बम नहीं बन सकता, जो कि इक्रिस 2 के सभी एस्ट्रोनॉट्स को अच्छे तरीके से पता है, जिनको ये भी पता है कि वही पृथ्वी के जीवन को बचाने का आखिरी उम्मीद है। इसलिए ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह नया टीम अपने मिशन को पूरा कर पाएगा, या ये भी इक्रिस 1 के तरह ही कहीं गायब हो जाएगा। इसको जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं मूवी टेलर। तो दोस्तों, वैसे तो इक्रिस 2 अपने प्लान के मुताबिक ही काम करता है, लेकिन ज्यादा दिन तक स्पेस पे रहने के वजह से उनके टीम के मेंबर्स के बीच कभी कभार झड़प हो जाता है, जो कि दरअसल नॉर्मल होता है। लेकिन उनके प्लान में ट्विस्ट तब आता है जब वो मरकरी यानी कि बुध ग्रह के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि बुध ग्रह के पास पहुंचते ही उनको एक डिस्ट्रेस सिग्नल मिलता है, जो कि दरअसल इक्रिस 1 से आता है, जिसके वजह से टीम के सामने कई सारे सवाल खड़े होते हैं, जिनमें से एक होता है कि क्या इक्रिस 1 के क्रू अब भी जिंदा है, और अगर जिंदा है तो क्या उन्हें उस क्रू को बचाने जाना चाहिए, जिसके बारे में दोस्तों बात चल ही रहा होता है कि मेस तभी इन सभी चीजों के लिए ना कहता है और अपने कैप्टन से उनके असली मिशन पर फोकस रहने के लिए कहता है, जो कि था उस न्यूक्लियर फ्यूजन बॉम्ब को सूरज तक लेकर जाना। लेकिन तभी सैरली ये सजेस्ट करता है कि उनको इक्रिस 1 तक जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास जो न्यूक्लियर फ्यूजन बॉम्ब है वो काम करेगा या नहीं, इसकी कोई 100% गारंटी नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि वो इक्रिस 1 के बॉम्ब को भी अपने साथ लेकर जाए, क्योंकि अगर एक फेल होता है तो दूसरा काम जरूर आएगा। जिसको सुनकर कैप्टन इक्रिस 1 पर जाने या ना जाने का डिसीजन कापा को करने के लिए कहता है, क्योंकि वही न्यूक्लियर फ्यूजन बॉम्ब के फील्ड में एक्सपर्ट था, जो कि कई सारे पॉसिबिलिटीज को देखने के बाद इक्रिस 1 पर जाने का फैसला करता है, जिसके लिए ट्रे इक्रिस 1 तक जाने का तैयारी करता है और कंट्रोल अपने हाथ में लेता है, जिसमें वो हर एक कैलकुलेशंस को 2-3 बार चेक करके काम करता है। लेकिन फिर भी उनके सामने एक प्रॉब्लम आ जाता है, और वो होता है ये कि उनका स्पेसशिप का शील्ड ट्रे के कैलकुलेशंस के हिसाब से सेट नहीं होता, जिसके वजह से उनका शिप ब्लास्ट होते होते बचता है। हालांकि ट्रे ये सब जानबूझकर नहीं करता, वो हर चीज बार बार कैलकुलेट करने के वजह से शील्ड को कैलकुलेट करना भूल जाता है। लेकिन अब जब शिप का शील्ड डैमेज हो चुका था, तो उसे बिना ठीक किए आगे नहीं जा सकते थे, जिसके वजह से कैप्टन कनाडा और कापा बाहर जाकर शील्ड को ठीक करने का फैसला लेते हैं। लेकिन उसके लिए उनको शिप को कुछ डिग्री सूरज की ओर मोड़ना पड़ता है, ताकि शील्ड का वो हिस्सा डायरेक्ट सूरज की रोशनी के सामने ना रहे, जिसे उन्हें ठीक करना था। लेकिन ऐसा करने के वजह से उनके शिप का 2 एंटीना डायरेक्ट सूरज के सामने आ जाता है, जो कि एंटीना को पल भर में ही जला देता है। हालांकि ये सब प्लान का ही हिस्सा था, लेकिन सिचुएशन धीरे धीरे उनके हाथों से निकल जाता है, क्योंकि जहां एक तरफ कैप्टन और कापा शील्ड को ठीक कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ उन एंटीना के वजह से ऑक्सीजन रूम में आग लग जाता है और ब्लास्ट हो जाता है, जिसके वजह से इक्रिस 2 का कंप्यूटर सिस्टम शिप के कंट्रोल को अपने हाथ में ले लेता है और शिप को फिर से सीधा करने लगता है।
जिसके वजह से शिप का शील्ड अब डायरेक्ट सनलाइट में आने लगता है। इसलिए कैप्टन खुद वहां रुककर कापा को शिप में लौटने को कहता है और देखते ही देखते कैप्टन कनेडा की मौत हो जाती है। लेकिन अब जब शिप ठीक हो चुका था तो ऐसे में वो प्लान के मुताबिक इक्रिस वन की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहां पहुंचकर कापा, मेस, हार्वी और शेरली इक्रिस वन में जाते हैं और जाकर देखते हैं कि इक्रिस वन का सारा क्रू डायरेक्ट सनलाइट में आने के वजह से जलकर मर चुका है। हालांकि उनके शिप का ऑक्सीजन रूम वगैरह सब काम कर रहा था, यहाँ तक कि न्यूक्लियर फ्यूजन बॉम्ब भी काम कर रहा था, लेकिन फिर भी वो उस शिप को वहाँ से नहीं ले जा सकते थे क्योंकि उस शिप का कंप्यूटर पूरे तरीके से खराब हो चुका था। इसलिए मैं सोच ही रहा होता है कि क्या किया जाए कि तभी एयरलॉक में एक धमाके के वजह से इक्रिस 2 इक्रिस 1 से डिस्कनेक्ट हो जाता है, जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम था क्योंकि इक्रिस 2 के क्रू मेंबर इक्रिस 1 पर फंसे हुए थे, जिनका वहां से जल्दी से निकलना जरूरी था। लेकिन अब जब उनके पास एक ही सूट होता है तो ऐसे में मेस बिना सोचे समझे वो सूट कापा को पहना देता है क्योंकि वही फिलहाल मिशन के लिए सबसे जरूरी था। लेकिन अब जब बाकी के क्रू मेंबर भी मरना नहीं चाहते थे तो ऐसे में मेस और हार्वी कुछ हीट फॉइल पेपर को अपने ऊपर लपेट लेते हैं ताकि वो कुछ देर के लिए स्पेस को सरवाइव कर पाए। हालांकि इस प्लान में शेरली शामिल नहीं होता क्योंकि किसी को मैनुअली वो दरवाजा खोलना था, जिसके खुलते ही वो लोग एयर प्रेशर के वजह से काफी तेज रफ्तार से इक्रिस 2 की तरफ बढ़ते हैं और इक्रिस 2 तक पहुंच जाते हैं। लेकिन हार्वी नहीं पहुंच पाता और स्पेस में मर जाता है। और जहां तक बात रही शर्ली की तो वो भी डायरेक्ट सनलाइट में आकर खुद की जान दे देता है। खैर इन सब के बाद अब जब उनका इक्रिस 1 तक जाने का प्लान उन पर ही भारी पड़ चुका था तो ऐसे में उन्हें एक और बुरा खबर मिलता है और वो ये होता है कि उनके पास इतना ऑक्सीजन नहीं होता कि वो मिशन के पूरा होने तक जिंदा बच पाएं। इसलिए मेस ट्रे को मारने के बारे में सोचता है क्योंकि बेसिकली ये सब उसका ही किया कराया था और फिलहाल उसका दिमागी हालत भी ठीक नहीं था। लेकिन मेस जाकर देखता है कि ट्रे ने खुद ही अपनी जान ले ली है। इसलिए ऐसे में फिर एक बार सिचुएशन कंट्रोल में आ चुका था, या फिर उन्हें ऐसा लग रहा था क्योंकि इक्रिस का कंप्यूटर कापा को ये बताता है कि वो सभी अगले 16 घंटे में ऑक्सीजन के ना होने के वजह से मर जाएंगे, जबकि मिशन को पूरा होने में अब भी 19 घंटे लगेंगे, यानी कि उनके मिशन का फेल होना पक्का है। तो ऐसे में कापा ये सुनने के बाद ये कहता है कि कैलकुलेशंस के हिसाब से तो 4 क्रू मेंबर के लिए ऑक्सीजन काफी होना चाहिए। तो ऐसे में इक्रिस कहती है कि 4 नहीं बल्कि शिप में 5 क्रू मेंबर हैं और पांचों मेंबर ऑपरेटिंग रूम में हैं, जिसके वजह से कापा जल्दी से ऑपरेटिंग रूम की ओर जाता है और देखता है कि वो पांचवा मेंबर दरअसल इक्रिस 1 का कैप्टन पिन बेकर है, जो कि पागल हो चुका था। जहां पर कापा को यह भी पता चलता है कि उसने ही इक्रिस 1 का दरवाजा उड़ाया था और उनको वहां मरने के लिए छोड़ दिया था। और तो और इसके अलावा पिन बेकर ही वो शख्स था जिसने इक्रिस 1 के सारे क्रू को यानी कि अपने पूरे टीम को मारा था, जो कि अब इक्रिस 2 में भी कापा को मारने की कोशिश करता है। लेकिन कापा वहां से भाग जाता है और देखते ही देखते उनके शिप का पावर ऑफ हो जाता है क्योंकि पिन बेकर ने शिप के कंट्रोल पैनल को लिक्विड ऑक्सीजन से बाहर कर दिया था ताकि वो ओवरहीट होकर जल जाए। लेकिन कापा जल्दी से मेस को कांटेक्ट करता है और उसको पिन बेकर के बारे में बताता है, जिसके बारे में सुनते ही मेस जल्दी से इक्रिस के कंट्रोल पैनल को लिक्विड नाइट्रोजन में डालने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। इसलिए वो खुद नाइट्रोजन में कूदकर उन पैनल्स को नाइट्रोजन के अंदर डालता है, लेकिन उसका पैर फंसने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाता और वही जमकर मर जाता है, जिसके वजह से टीम में अब सिर्फ कापा, कैसी और कोराजोन ही बचे थे, जिनमें से पिन बेकर कोराजोन को भी मार देता है और कैसी को भी मारने की कोशिश करता है। लेकिन कापा बीच में आकर उसे बचाने की कोशिश करता है और इक्रिस 2 के शिप को उस न्यूक्लियर फ्यूजन से अलग कर देता है और खुद ही उस कंटेनर में सूरज की ओर बढ़ने लगता है, क्योंकि अब जिस तरीके के हालात बन चुके थे उसके वजह से उन न्यूक्लियर फ्यूजन को मैनुअली कंट्रोल करना था, जो कि कापा करता भी है और खुद की कुर्बानी देते हुए वो न्यूक्लियर फ्यूजन को एक्टिवेट कर देता है, जो कि कुछ देर बाद काम करना भी शुरू कर देता है।
और पहले की तरह ही एक बार फिर सूरज की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने लगता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और इंटरेस्टिंग मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।